सपोज आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ए एंड बी दो कंपोनेंट लिए, दोनों ही वोलाटाइल हैं। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है एंड बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 130 डिग्री सेल्सियस है। उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है कि नहीं? अब जब आपने उसका सॉल्यूशन बना लिया, बना करके वो लेकर के आए, तो मैंने बोला मुझे ए और बी सेपरेट कंटेनर में चाहिए, मतलब आप उसे सेपरेट करके दें। तो कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, ए बी दोनों अगर हमारा वोलाटाइल है और एक का 100 डिग्री अगर बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरे का 130 है, तो बॉइल कर देंगे 110 पे या 105 पे या 100 से ज्यादा पे करेंगे, 130 से कम पे करेंगे। तो होगा क्या सर, अगर 100 से ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में ए जो है वो क्या करेगा, बॉइल करेगा, बिकॉज उसका 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। और 100 से ज्यादा पे अगर बॉइल टेम्परेचर रखेंगे और 130 से कम रखेंगे तो सिर्फ ए का वेपर्स बनेगा और ए क्या होंगे, वेपर्स के फॉर्म में निकलने लगेंगे। फिर उस वेपर को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे और उसे ठंडा कर लेंगे, तो हमें ए मिल जाएगा और बी दूसरे वाले कंटेनर में रह जाएगा। हाँ या ना? ऐसा आपको भी लगता होगा या स्टार्टिंग से भी आप पढ़ रहे होंगे तो इसी तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो चलिए वीडियो में देखते हैं। और पहले पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो क्यों तो हिट कर ही गया होगा आपको, है कि नहीं? क्यों कैसे? पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। मतलब जब ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 बोला सही बात है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 130 बोला सही बात है, लेकिन जब ए और बी को जब आपने मिक्स कर दिया, वो ना ए है प्योर ना बी है, वो सॉल्यूशन बन गया। और जैसे ही वो सॉल्यूशन बनता है तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, एक क्या होगा, रेंज होगा। तो चलिए इस पूरे इंटरेस्टिंग से एक कंसेप्ट को सीखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, जो कि आगे हमारे मेटलर्जी में भी थोड़ा बहुत है। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या है, कैसे हम लोग किसी कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, मोर वोलेटाइल को कैसे अलग करते हैं, लेस वोलेटाइल को कैसे अलग करते हैं। तो इस वाले में हम लोग लेक्चर नंबर 12 में ये चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सपोज सबसे पहले तो हम लोग ये एप्लीकेशन है किसका, फेज डायग्राम का, उसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सपोज आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसमें ए और बी आपने मिक्स किया और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कितना है, 300 केल्विन। ये कुछ भी आप मान सकते हैं, मैं ऐसा ही 300 केल्विन मान के चल रहा हूँ, और बी का 600 केल्विन। यानी जो हमारा ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और बी का देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। दैट मीन्स ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो वेपर जल्दी बनेगा, बोल सकते हैं मोर वोलाटाइल है, और बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है यानी वो लेस वोलाटाइल है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ए और बी को सॉल्यूशन से सेपरेट कर दे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। और यहाँ ए क्या है, मोर वोलाटाइल है। क्लियर है कि नहीं? तो लेट सपोज कि उसका हम लोग फेज डायग्राम बनाए, उसका फेज डायग्राम प्लॉट किए, किसके हेल्प से, जो हम लोग पीछे सीखे थे उसमें जिस तरीके से प्लॉट करते थे वैसे ही प्लॉट करेंगे। एक हमें T1 लोअर रेंज मिलेगा, एक T4 हायर रेंज मिलेगा, इन दोनों के बीच में ही ग्राफ आएगा। क्लियर? जहां लिक्विड प्लस गैस के फॉर्म में होंगे। तो इसका लोअर रेंज आई थिंक मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, वो बाद में देखेंगे, पहले TA का 300 है। यहाँ पे एक सबसे पहले क्या है, इस तरीके से प्लॉट करेंगे कर्व, जहां ऊपर टेम्परेचर होगा वाई एक्सिस पे और एक्स पे होगा मोल फ्रैक्शन, जिसमें जेड ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ए का मोल फ्रैक्शन 0 है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा एंड बी का मोल फ्रैक्शन घटेगा। ठीक है, यहाँ जेड ए अगर 1 है तो जेड ए 0 है तो जेड बी 1 होगा। यहाँ पे जेड वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे जेड बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पे सिर्फ प्योर बी प्रेजेंट होगा और इस पॉइंट पे सिर्फ प्योर ए प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ सिर्फ प्योर बी प्रेजेंट है तो यानी यहाँ पे जो भी बी का होगा वो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, प्लॉट होगा, जो कि कितना मान के चले 600, तो यहाँ 600 केल्विन। यहाँ पे जेड ए 1 है, बी 0 है, दैट मीन्स यहाँ बी है ही नहीं, ए है सिर्फ, तो यहाँ पे ए का बॉइलिंग पॉइंट प्लॉट होगा जो कि 300 केल्विन। अब इन दोनों के बीच में ही ग्राफ बनेगा, दो ग्राफ बनेंगे, एक टेम्परेचर वर्सेस काई ए और एक टेम्परेचर वर्सेस वाई ए। तो दोनों कर्व हमने ऐसे इस तरीके से प्लॉट किया। अब जो लोवेस्ट पॉइंट है, मिड पॉइंट, मान लेते हैं ये 400 केल्विन है और ये 500 केल्विन है, इनके बीच में ये क्या कर रहा है, जब मोल फ्रैक्शन आपने जो भी बनाया होगा, मान लेते हैं एक एक मोल का बनाया, एक मोल आपने ए रखा था और एक मोल बी रखा था, एक मोल ए और एक मोल बी, तो यानी काई ए कितना आ जाएगा, 1 बाई टोटल यानी 2, और काई बी भी क्या आ जाएगा, 1 बाई टोटल यानी 2। तो मान लेते 0.5 पे था। अब इस पॉइंट पे आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे ये कट कर रहा है, इस दो जगह पे, तो इस दो पॉइंट पे तो यही इसका रेंज आ जाएगा।
यानी ये जो रेंज आएगा दैट इज मान लेते हैं 400 केल्विन और कितना 500 केल्विन है, जो आप सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, काई ए हाफ और काई बी हाफ लिया था। तो ये जो रेंज है यहाँ ये लिक्विड प्लस गैस की तरह क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। इसके ऊपर गैस, इसके नीचे लिक्विड। क्लियर है कि नहीं? अब जो लिक्विड को टच करता हुआ कर्व होता है वो होता है टी वर्सेस काई ए। काई ए किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी इन लिक्विड फेज, तो ये इधर होगा। और टी वर्सेस वाई ए का कर्व ऊपर होगा, पिछले ही क्लास में समझाए भी हैं इसको। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से कुछ है। अब ध्यान से देखते हैं ये जो कर्व है, अब आपको यहाँ ये रेंज याद रखना है, टी 400 से लेके 500। क्लियर है कि नहीं? तो ये कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिल गया जो कि पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो पहले इस ग्राफ के बारे में पूरा अच्छे से इन डेप्थ जानते हैं, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझेंगे। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि आप लेट सपोज इस सॉल्यूशन को कितने पे हीट करें, 350 केल्विन पे, तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर हमने एक सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन में ए भी है और बी भी है, कितना है? तो काई ए यानी इसका हाफ है और काई बी भी हाफ, यानी इक्वल रेशियो में हमने इन्हें मिलाया। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 300 केल्विन है सर, और बी का 600 केल्विन है, और आप बोल रहे हैं कि 350 केल्विन पे हमें इसे क्या करना है, हीट करना है। तो ये जो टेम्परेचर है वो ए के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज्यादा है, और ऐसा होगा तो ए पूरा वेपर बन जाएगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। क्यों? जब ए और बी अलग अलग आप देखेंगे तो सही बात है कि 350 पे हीट करेंगे तो ए पूरा वेपर बन जाएगा, बट यहां जैसे वो सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है तो वो अपना इंडिविजुअलिटी लूज कर जाता है। ए एंड बी अब ना ही 3 पे ए बॉईल करेगा, ना ही 600 पे बी बॉईल करेगा। वाई? बिकॉज अब ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का कोई भी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पे काई ए और काई बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये इस रेंज में है, जो कि हमें ग्राफ से पता चला 400 500 के एज्यूम डाटा है। ठीक है, इस पे ये बॉइल कर रहा होगा। तो आप अगर 350 कहीं प्लॉट करना चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट तो 400 केल्विन है यहाँ से। तो अगर आप ध्यान से अगर देखें थोड़ा सा, तो 350 कहाँ, इसके नीचे आएगा कहीं यहाँ पे, और इस पॉइंट पे 0.5 मोल फ्रैक्शन पे आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये ग्राफ कुछ यहाँ आएगा देखिए, और इस जगह पे सिर्फ और इस ग्राफ के नीचे वाला पॉइंट है ये, और यहाँ सिर्फ लिक्विड होगा, यानी 350 केल्विन पे 350 केल्विन पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन क्या हो रहा है, एग्जिस्ट एज, सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज ओनली लिक्विड, यानी यहाँ कोई वेपराइजेशन नहीं हुआ, यानी सॉलिड जैसा जो सॉल्यूशन आपने जैसा बनाया था वैसा ही है। ए और बी मिक्स्ड है, ना ए वेपराइज हुआ है ना बी वेपराइज हुआ है 350 केल्विन पे। जबकि पुराने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो आप पहले पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि ये तो 350 केल्विन है, ए के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, यानी क्या होगा, पूरा का पूरा ए वेपराइज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर लेट सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? तो समझिए टेम्परेचर जैसे आपने बढ़ाया और आपने कितने पे हीट किया, 450 केल्विन पे हीट किया। कितने पे हीट किया, 450। तो 450 पे जैसे हीट किया टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब क्या होगा? तो अब क्या ये रेंज के बीच में है? बोलेंगे यस सर। 400 लोअर रेंज था, 400 केल्विन एट 0.5 मोल फ्रैक्शन पे, यानी काई ए 0.5 जब था तो 400 केल्विन इसका लोअर रेंज था, लोअर रेंज, और 500 इसका क्या था, 500 केल्विन इसका अपर लिमिट या अपर रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, अपर वाला पार्ट। तो आपने इन दोनों के बीच में हीट किया, यानी 450 पे हीट किया है। क्लियर? और हमें पता है कि 450 केल्विन पे क्या होगा, लोअर और अपर के बीच में है, दोनों के बीच में है, रेंज के बीच में। और रेंज के बीच में सॉल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करता है, लिक्विड प्लस गैस। यानी ये जो सॉल्यूशन है अब जो है कुछ पार्ट उसका वेपर फेज में होगा और कुछ पार्ट लिक्विड फेज में होगा। देखते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। तो ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया और एक पॉइंट यहाँ कट किया। तो आप ध्यान से देखिए ये जो कर्व है ऊपर वाला वो किसका है, टी वर्सेस वाई ए का है। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मोल फ्रैक्शन वाले एक्सिस पे, तो जो भी मोल फ्रैक्शन का डाटा आएगा वो वाई ए को बताएगा। यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे वाई ए का वैल्यू कितना आ गया, 0.8। और ये वाला जो ग्राफ है वो इसको कट किया, यानी नीचे वाले को। और नीचे वाला ग्राफ किसका होता है, टी वर्सेस काई ए का ग्राफ होता है, टी वर्सेस काई ए का होता है। नहीं, ये वाला जो डाटा है वो किसको देगा, काई ए को। यहाँ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला है यहाँ से कि काई ए हमारा इस जगह पे 0.3 है और काई बी हमारा यहाँ पे क्या है, 0.7 है। और यहाँ पे क्या है, वाई ए हमारा 0.8 है और वाई बी हमारा कितना है, 0.2 है। किस रेंज में, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे। अब इस वाले पॉइंट पे हमें ध्यान देना है मेन,
यहाँ पे हमें ध्यान देना, इस पॉइंट पे हमें ध्यान देना ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे। क्लियर? अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे कि कुछ पार्ट हमारा क्या है, लिक्विड फेज में है। मान लीजिए 100 ml आपने लिया था, तो 100 ml में 70 ml मान लीजिए वेपर फेज में चला गया, वेपर में। इन 30 ml अभी भी कहाँ है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, वो अभी भी किस में है, लिक्विड में है कि नहीं? तो लेकिन आप वेपर में ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, ज्यादा, ए इज मोर वोलाटाइल है। अगर ए मोर वोलाटाइल है तो उसका जो वेपर में है, एक तरीके से ए अगर मोर वोलाटाइल है तो उसका वेपर में देखिए ज्यादा अमाउंट है, कितना है, 0.8, यानी 80% ए है और बी 20%, यानी प्योर ए तो आपको नहीं मिला, बट ए का क्वांटिटी ज्यादा मिला। पहले ए कितना था सॉल्यूशन में, ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में जब आपने सॉल्यूशन बनाया था तो हम बोले थे ना कि हाफ हाफ लिए हैं, यहाँ 0.5 था, ध्यान से देखिए स्टार्टिंग में, यानी ए इज टू बी का रेशियो कितना था, 0.5 इज टू 0.5, यानी 1:1 रेशियो में था। बट यहां जैसे आपने उसके रेंज में हीट किया, यानी 400 टू 500 के रेंज में उसको हीट किया, किसको, सॉल्यूशन को, तो यहां पे रेशियो क्या बन गया, ए इज टू बी का, रेशियो क्या बना, 0.8 इज टू 0.2, दैट इज 4:1, यानी ए का अब मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा हो चुका है, यानी ए बोल सकते हैं कि ए का ज्यादा एनरिचमेंट हुआ है वेपर में, यानी वेपर ज्यादा मिला है। क्लियर है कि नहीं, ए में मतलब वेपर में ए ज्यादा है, सिंपल ऐसा समझ सकते हैं। तो अब इससे फायदा क्या है, तो अब देखिए, अब यहां से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन शुरू होगा, लेकिन अभी हम सिंपल सा बात बता रहे हैं कि ये हुआ क्या 450 पे, रेंज में हीट करने पे क्या होगा। क्लियर? तो रेंज में अगर आप हीट करेंगे तो ए भी वेपराइज होगा, बी भी वेपराइज होगा, जो ज्यादा वोलाटाइल होगा वो ज्यादा ज्यादा अमाउंट में वेपर में प्रेजेंट होगा, जो लेस वोलाटाइल होगा वो वेपर में कम होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो सर इसी का उल्टा बोलेंगे, हाँ ये बोल सकते हो कि लिक्विड फेज में उल्टा हो रहा होगा, जो मोर वोलाटाइल होगा वो लिक्विड फेज में कम प्रेजेंट होगा, देखिए 0.3 है क्योंकि ए मोर वोलाटाइल है, लेकिन लिक्विड में वो वाला अमाउंट ज्यादा होगा, क्या, वो वाला अमाउंट ज्यादा होगा जो लेस वोलाटाइल है, यानी बी लेस वोलाटाइल था, देखिए लिक्विड में वो ज्यादा है। ये याद रखना आपको, ये बात आपको अभी से याद रखना है कि अगर आप रेंज के नीचे हीट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 350, तब तो सॉल्यूशन पूरा ही लिक्विड है, यानी यहाँ पे काई ए और काई बी ही मिलेगा आपको, सिंपल, वाई ए इक्वल्स टू वाई बी इक्वल्स टू 0, यहाँ वाई ए वाई बी नहीं होगा कुछ भी। बट अगर आपने रेंज में हीट कर दिया, यानी जो रेंज था, जैसे एज्यूम्ड रेंज था 400 टू 500, तो आपने कहाँ पे हीट किया, 450 पे, तो इस रेंज में तो ये लिक्विड प्लस गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, तो दोनों लिक्विड प्लस गैस की तरह एग्जिस्ट किया। तो बोलेंगे सर लिक्विड में कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, गैस में कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, तो लिक्विड में ए और बी दोनों होंगे, गैस में भी ए और बी दोनों होंगे, लेकिन जो गैस या वेपर में ए ज्यादा होगा और बी कम होगा, कैसे, यानी जो मोर वोलाटाइल होगा वो गैस में ज्यादा होगा और जो लेस वोलाटाइल होगा वो वेपर में या गैस में क्या होगा, कम होगा। उसी का उल्टा यहां बोलेंगे, जो मोर वोलाटाइल होगा वो लिक्विड में कम होगा और जो लेस वोलाटाइल होगा लिक्विड में ज्यादा होगा। क्लियर? जब ये रेंज में आप हीट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 500 से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, तब क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने एक ऐसा टेम्परेचर लिया जो 500 से ज्यादा, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने हीट किया, यहाँ ये 550 केल्विन है, मान लेते हैं 550 केल्विन, तो आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, गैस एग्जिस्ट करेगा, यानी यहाँ सिर्फ क्या होगा, वाई ए होगा एंड वाई बी होगा, काई ए और काई बी तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे ना काई ए होगा ना काई बी, लिक्विड तो होगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे भी क्या है, बस अभी इतना याद रखना है कि अगर आपने रेंज से नीचे हीट किया, यानी अगर आपने 400 केल्विन, यानी लोअर लिमिट 400 केल्विन से बढ़िया है कि किसी और सॉल्यूशन के लिए भी देखे, तो अगर आपने लोअर लिमिट से, अगर जो लोएस्ट टेम्परेचर उससे कम हीट किया, तो सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड की तरह। और अगर आपने 500 केल्विन से ज्यादा पे हीट किया, अपर लिमिट से ज्यादा हीट कर दिया, तो सॉल्यूशन किसके तरह एग्जिस्ट करेगा, वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में। और अगर आपने विद इन द रेंज हीट किया, तो सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है, तो ना आपको लोअर लिमिट के नीचे हीट करना है, ना अपर लिमिट के ऊपर हीट करना है, आपको विद इन द रेंज हीट करना पड़ेगा। बोलेंगे ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? तो आप थोड़ा लॉजिकल ब्रेन लगाएं या सोचे इस बात को
कि अगर आप लोअर लिमिट से नीचे हीट किए तो कोई वेपर बना ही नहीं, सब तो लिक्विड में ही, तो अलग कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक, अगर आपने क्या किया, रेंज अपर लिमिट से ऊपर हीट कर दिया तो दोनों ही वेपर बन जाएंगे, तो भाई ना ए अलग हुआ ना बी, दोनों ही वेपर में प्रेजेंट है, तो कैसे अलग करेंगे, ठीक है ना। तो हमें रेंज में हीट करना, रेंज में हीट करने से क्या होगा, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, ठीक है। तो स्टेप 1 हम लोग क्या किए, नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ए हमें करना है किससे, सॉल्यूशन से, यानी ए को सेपरेट आउट करना है कहां से, ए और बी के सॉल्यूशन से, क्योंकि ए मोर वोलाटाइल है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक तरीके से भी बोल सकते हैं मोर वोलाटाइल कंपोनेंट को कैसे अलग करते हैं, फिर लेस के बारे में भी सीखेंगे, बट अगर मोर वोलाटाइल आप समझ गए तो लेस तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट को कैसे निकालते हैं बाहर, ठीक है, जो कि हमारा ए है, कहां से, ए और बी के मिक्सचर से, क्लियर है, ए और बी के सॉल्यूशन से, मिक्सचर या सॉल्यूशन सेम ही चीज है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, हमको कहाँ हीट करना पड़ेगा, रेंज में हीट करना पड़ेगा, क्यों, अभी समझाया मैंने। तो मान लीजिए आप इसको 400 टू 500 केल्विन पे हीट करते हैं, क्लियर है, 400 टू 500, लेट से 450 पे आपने हीट किया। तो जैसे ही आपने इसको 450 पे हीट किया था, तभी आपको पता है कि क्या आया था, काई ए का वैल्यू, लेट सपोज ये एज्यूम डाटा है, तो इसलिए परेशान नहीं होना कि सर ये डाटा कहाँ से आ रहा है, एज्यूम्ड है। और काई बी का वैल्यू कितना आया था, 0.7। अच्छा, वाई ए कितना आया था, 0.8 आया था सर, और वाई बी कितना आया था, 0.2। यानी अभी आप अगर कंटेनर के अंदर देखेंगे, ये कंटेनर बंद होगा इस तरीके से, मान लेते हैं ऊपर से ये लॉक है, ये ऊपर से लॉक है, तो यहाँ भी आपको क्या दिखेगा कि यहाँ लिक्विड में ए भी है और लिक्विड में क्या है, बी भी है। अब जो लिक्विड में ए का अमाउंट है वो है काई ए 0.3 एंड काई बी कितना है, 0.7। और यहाँ जो वेपर्स हैं, इसके अंदर जो वेपर्स हैं, इस वेपर में भी क्या है, ए और बी, और टेम्परेचर आपने कितना हीट किया है, कितने पे टेम्परेचर है, आप पता है आपको 450 केल्विन है यहाँ पे, ठीक है, केस 1 जो वहां पे सीखा था। यहाँ पे वाई ए कितना है, मान लेते हैं 0.8, सब ये एज्यूम डाटा है, और वाई बी यहाँ पे कितना है, 0.2, क्लियर, इस तरीके से। अब हमें सेपरेट करना है, क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने एक पाइप लगा दिया, एक आउटलेट पाइप लगाया, जिससे वेपर्स यहाँ से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और आपने एक और कंटेनर रखा, यहाँ पे एक और कंटेनर रखा, ठीक है, काम सिखा रहे बाबू, सीख लो, ठीक है, कहीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ही कमा लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से ये आपने इस वाले चैम्बर में इसको कलेक्ट किया, यहाँ पे जब आप इसको कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन आ रहा होगा, ए के वेपर्स आ रहे होंगे और बी के वेपर्स आ रहे होंगे, और ए का वेपर ज्यादा होगा, बी का पेपर कम होगा, वेपर बी का, क्लियर है कि नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ आइस लगा दिया है इस तरीके से, या कुछ कूलिंग चैम्बर्स लगा दिए हैं, जिसके कारण अब यहाँ पे एक नया सॉल्यूशन मिला, जहां पे आपको वाई ए कितना है, 0.8, इसी वाई ए को नया नाम दे देते हैं काई ए डैश, बिकॉज अब ये कंडेंस होकर के ठंडा होकर लिक्विड बन गया। और यहाँ से वाई बी जो है हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं काई डैश बी, एक नया सॉल्यूशन मिलेगा जिसका वैल्यू हो जाएगा 0.2। अब ये ठंडा हो गया, बोले हाँ। मान लेते हैं कि आपने ये सॉल्यूशन 100 ml लेकर के शुरू किया था, तो ये जो वेपर जाएंगे वो हो सकता है 80 ml ही जाए, 20 ml आपको यहाँ अभी बचा हुआ है, ये किस फेज में, लिक्विड फेज में, और इस लिक्विड फेज में बी ज्यादा है और ए क्या है, कम है। कुछ पार्ट ऑफ बी कहाँ चला गया, इस साइड। ए ज्यादा क्यों गया, क्योंकि ए मोर वोलेटाइल था, ठीक। अब इस पुराने वाले सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे डिस्कार्ड, इसका अब कोई यूज नहीं है, इसे अब हटा देंगे, ठीक है। अब इस नए वाले सॉल्यूशन को लेंगे, क्यों नए वाले को लिए, पुराने वाले को डिस्कार्ड क्यों कर दिए, तो आपको सेपरेट क्या करना था, आप समझिए, ए को कि बी को, ए को, ए ज्यादा कहाँ था, इस वाले में कि इस वाले में, तो इस वाले में ज्यादा था। तो इस नए वाले सॉल्यूशन को, जिसका वेपर आपने बाहर निकाला ठंडा करके, जब आपने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में, उसे हम लोग फिर से आगे लेके जाएंगे। तो देखिए होगा क्या, अब यहाँ पे नया काई डैश ए 0.8, काई डैश बी 0.2। अब ये आफ्टर लिक्विफिकेशन हमें एक नया सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें अभी भी ए मोर वोलाटाइल ही है और ए का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, अब ये 450 पे था, अब यहाँ एक नया रेंज हमें मिलेगा, कैसे, तो इस पॉइंट पे जब आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, तो ये 0.8 हमारा क्या हो गया, वाई ए है कि नहीं, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वाई ए हो गया, ये जो भी वैल्यू है हमारा। अब ध्यान से देखिए, इस वाई ए या काई ए भी बोल सकते हैं, अभी यहाँ दोनों पॉइंट सेम ही होगा, क्लियर है कि नहीं, वाई ए और काई ए, बट अब ये रेंज है, ध्यान से देखिए, अब ये रेंज चेंज हो जाएगा, पहले ये 300 पे था, ये रेंज किस पे था, यहाँ था मेरे ख्याल से, इस पॉइंट पे था 0.5 पे, ये रेंज यहाँ था, ये और एक ये था,
यानी पहले रेंज था 400 से लेकर के 500, लेकिन जैसे ही आपने उसको हीट किया विद इन द रेंज, ये शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइट, और ये अब एक नया रेंज मिलेगा आपको यहाँ पे। ये एक रेंज है, ये लेट्स से 325 रेंज मिला आपको, ये कोई एक एज्यूम्ड है ये भी। तो 450 से 325 एक इस वाले सॉल्यूशन का, यानी जो नया सॉल्यूशन मिला, तो न्यू सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का रेंज क्या है? जो न्यू सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज जो है, बॉइलिंग पॉइंट रेंज, बोलेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट रेंज आप बोल रहे हैं, हाँ ये सॉल्यूशन है तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें रेंज में आता है। इसका क्या है? ये हमारा है 450 से लेकर के 325 केल्विन। यानी अगर आपको यहाँ पे क्या आपको ए 100% मिल गया है? नहीं, ए यहाँ पे है 80% एंड बी है हमारा यहाँ पे 20%। ठीक है, तो आपको अभी भी प्योर ए नहीं मिला है। क्लियर? और यहाँ पे मान लीजिए 80 ml आया था, मैंने बताया था कि स्टार्टिंग मान लीजिए 100 ml से किया तो यहाँ 80 ml आया। अब आपको ए को और प्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको रेंज में हीट करना पड़ेगा। तो लेट से हम लोग इसको कहीं 325 से ज्यादा और 450 से कम उस पे आप इसको हीट कर रहे हैं, क्या होगा फिर? तो आप जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? फिर से आपके पास ये सॉल्यूशन है, मान के देखते हैं, ये सॉल्यूशन है आपके पास, तो होगा क्या इस केस में? ये सॉल्यूशन में मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ए भी होगा और क्या होगा हमारे पास, बी भी होगा। इस वाले कंटेनर में ए और बी दोनों को क्या करते हैं, मिक्स। ठीक, ये हो गया ए और ये हो गया बी, दोनों को मिक्स किया। यहाँ पे काई डैश ए कितना है, 0.8, और यहाँ पे काई डैश बी कितना है, 0.2। क्लियर? ए मोर वोलाटाइल अभी भी है। अब अपने हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया कितना, 325 से ज्यादा, लेट से 350 केल्विन पे। ठीक है, इस पे आपने इसको टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। क्या होगा अब यहाँ से फिर से हमें रेंज पता है, रेंज है 325 से लेकर के 450, तो इसके बीच में फिर से वेपराइजेशन होगा, ए भी वेपर बनेगा बी भी बनेगा, बट ए मोर अमाउंट में वेपर बनेगा और बी कुछ कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में। जैसे वेपर बना, यहाँ पे पिस्टन लगा रहता है, इस पिस्टन से हमने एक पाइप को, आउटलेट पाइप को क्या किया, कनेक्ट किया, और जैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ से गैसेस ट्रेवल करना शुरू करेंगे आउटलेट पाइप से। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिक्विफाई करेंगे, ठंडा करेंगे, कुछ यहाँ पे टेम्परेचर गिराने के लिए डिवाइस या फिर आइस ऐसा टाइप का कुछ लगा देंगे, जिससे जब यहाँ से क्या होगा, ये गैस पार होगा, इसका टेम्परेचर घटेगा और ये ठंडा होकर के क्या होगा, इस वाले चैम्बर में आएगा, जहां पे इस वाले कंटेनर में आएगा, जहां पे क्या होगा, जहां पे एक नया सॉल्यूशन हमें मिलेगा, जिसमें ए मान लेते हैं वो कुछ और होगा और बी। अब ये देखिए ए और बी, इसका वैल्यू क्या होगा, तो एक एज्यूम डाटा आप ले सकते हैं। काई डैश ए 0.8 था, काई डैश बी 0.2 था, तो एक एज्यूम डाटा आप कुछ भी 0.9 मान लीजिए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे ये जो आपका वाई काई डैश ए है, तो यहाँ से जब ए का वेपर बना तो यहाँ पे मान लीजिए वाई ए कितना बना, 0.9, क्योंकि मोर वोलाटाइल था, और यहाँ पे वाई बी कितना बना, 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 0.9 आएगा और 0.1 आएगा न्यू वाले सॉल्यूशन, यानी काई डबल डैश ए और काई डबल डैश बी। यानी यहाँ फिर से आप ध्यान अगर दीजिएगा तो आपको दिखेगा क्या कि ये फिर थोड़ा सा टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पहुंच गया 0.8 से 0.9। यानी अब जो नया वाला सॉल्यूशन मिला है उसमें ए का 90% है और बी का कितना परसेंट है, 10%। ए का 90 और बी का 10%। यानी जैसे जैसे आप एक एक स्टेप हीट करते जा रहे हैं, अब एक नया जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, एक स्टेप उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो पहले क्या आ रहा है, तो सबसे पहले वो राइट की ओर शिफ्ट करें, नहीं ए का परसेंटेज आपके सॉल्यूशन में बढ़ते जा रहा है और बी का सॉल्यूशन क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। बट अब जैसे यहाँ से 80 ml आपका बचा था, तो 80 ml से अब जो अगला सॉल्यूशन जो यहाँ पे आएगा, अब मान लेते वो 60 ml आएगा, 20 ml अभी फिर से बच जाएंगे कहाँ पे, ये वाला फॉर्म मान लो यहाँ भी 60 ml से 80 ml से स्टार्ट किया था, यहाँ सिर्फ 60 ml ही पहुंचा, 20 ml यहाँ सॉल्यूशन में फिर से रह गया। क्लियर है कि नहीं? और इस वाले सॉल्यूशन में बी का अमाउंट ज्यादा होगा, ए का अमाउंट कम होगा। तो अब यहां से देखें, यानी अगर आपको ए को प्योर करते रहना है, ए 90% हो चुका है, स्टार्टिंग में 50 था, आपने रेंज में हीट किया 80% हो गया, फिर आपने रेंज में हीट किया, ए का 90% हो गया, बी का 10। तो इसी तरीके से आप अगर इनफाइनाइट स्टेप्स करेंगे तब जाके ए आपको क्या होगा, प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा 100%। बट इतना हमारा तो है नहीं कि हम इनफाइनाइट स्टेप करेंगे। तो होता क्या है कि
प्योरेस्ट तो नहीं, लेकिन प्योर फॉर्म में ए मिल जाएगा, जहां 1-2% इम्प्योरिटी हो सकती है, ठीक है। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में ए और बी का, उतना ही नंबर ऑफ स्टेप्स हमें कम लगेंगे। क्लियर है कि नहीं? आप समझ सकते हैं क्यों? बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है, सोच करके देखिए, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, जब रेंज में हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा उसके वेपर्स कम बनेंगे, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो बी, यानी मान लेते कोई एक है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा है, तो उसके वेपर्स बनेंगे ही नहीं। यानी अब पहले ही स्टेप के बाद हो सकता है ए का 90% मिल जाए, बी का 10% मिल जाए, फिर दूसरे स्टेप में हो सकता है 98% और 2% हो जाए, ऐसा। यानी ज्यादा स्टेप्स नहीं लगेंगे। यानी जितना ज्यादा डिफरेंस होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में, आपका नंबर ऑफ स्टेप्स उतना ही कम लगेगा। क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ या ना? ठीक। तो अब ये समझ में आ गया होगा, यहां से ए को हम लोग बाहर कर लिए। अब मान लीजिए आपके मन में है कि सर हम लोग लेस वोलाटाइल कंपोनेंट उसे कैसे अलग करेंगे? तो याद कीजिए, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, क्या बोला था? आइए फिर से केस 1 में समझते हैं। यहां बोला था कि यहां जब आप इसको ठंडा करके बाहर निकाल लेंगे, इसमें ए ज्यादा होगा वेपर में, और बी में क्या होगा? बी का अमाउंट जो होगा वेपर में कम होगा। लेकिन आपने ये 20 ml जो बचा था, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें बी का अमाउंट ज्यादा और ए का अमाउंट कम है। तो अगर आपको लेस वोलाटाइल कंपोनेंट चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप फिर से वो लिक्विड वाला जो सॉल्यूशन जो आपने डिस्कार्ड किया था स्टार्टिंग में, अब इसको लेना है, अब इसको लेना है, ठीक है। और इस वाले सॉल्यूशन को फिर से क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो ए फिर से वेपर बनेगा ज्यादा अमाउंट में, लेकिन बी का बहुत कम बनेगा, है ना। तो फिर से आपको एक लिक्विड सॉल्यूशन बचेगा, वेपर को हटा देना है। अब वो जो नया सॉल्यूशन है लिक्विड वाला, वेपर को अब हटा देना, वेपर नहीं लेना है, लेस वोलाटाइल कंपोनेंट को अलग करने के लिए, ठीक है। तो अब वो लिक्विड सॉल्यूशन है, फिर बी ज्यादा होगा, ए कम होगा। फिर उसको आप रीहीट करें तो फिर वेपर बनेगा, ए का ज्यादा बनेगा, बी का कम बनेगा। फिर से आपको उसको पाइप से कनेक्ट करना है, वो चला गया बाहर, ठीक है। और अब आपको वेपर पे ध्यान नहीं देना, फिर जो लिक्विड सॉल्यूशन बचेगा आप उस पे ध्यान दें, उस पे बी ज्यादा ए कम, ऐसे बार बार स्टेप करेंगे तो बी आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। यानी लेस वोलाटाइल को आपको क्या करना है? लेस वोलाटाइल को अलग करना है। तो लेस वोलाटाइल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिक्विड सॉल्यूशन जो हमारे पास होगा, लिक्विड सॉल्यूशन लेफ्ट, उसको बार बार हीट करना है, रीहीट, उसको बार बार रीहीट करना है, और वेपर को हटाना है, वेपर को रिमूव करना है। लेकिन अगर हमें मोर वोलाटाइल को हटाना है, मोर वोलाटाइल को अगर सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे? तो हमें लिक्विड सॉल्यूशन को हीट करना है पहली बार, और उसके वेपर को अलग करना है, वेपर्स को हमें सेपरेट करना है, ये ठंडा करना है, लिक्विफाई करना है, लिक्विफाई करना है, ठीक है। और फिर वेपर को फिर से उसको रीहीट करेंगे, फिर लिक्विफाई, रीहीट करेंगे, लिक्विफाई। यानी इस तरीके से हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है सबको? हाँ या ना? तो अगर आपको ये वीडियो समझ में अगर आ रहा है सही में, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें, और कमेंट एक आध करें थोड़ा बहुत, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मिलते हैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।